नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नॉर्तन और आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय एनके सर पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप आरबीएसई क्लास 10th, 11th और 12th मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं और हर प्रश्न को आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर आपको प्रत्येक अध्याय की प्रश्नावली, उदाहरण, महत्वपूर्ण प्रश्न, बोर्ड परीक्षा की तैयारी, शॉर्ट ट्रिक्स और बेहतरीन नोट्स बिल्कुल सरल तरीके से मिलेंगे। हमारा उद्देश्य है कि मैथ्स आपके लिए कठिन नहीं, बल्कि सबसे आसान विषय बन जाए, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। क्लास 10 का ये लेक्चर नंबर 25 है ना, जिसके अंदर अपन ने क्वेश्चन 4.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। ठीक है, देखो, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। मेरे को क्या करना है, जो भी स्थितियाँ दे रखी है, जो भी कंडीशन दे रखी है, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ही निरूपित करना है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में ही लाना है। ठीक है, देखो करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है, 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्र की लंबाई मीटरों में दे रखी है, मतलब मीटर में दे रखी है ना। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, मतलब कि क्षेत्र की जो लंबाई होगी ना, जो चौड़ाई से 2 गुने से भी एक अधिक होगी, है ना। मैं क्या करता हूँ कि जो आयताकार ये भूखंड है ना, इसका मैं लंबाई मान लेता हूँ, चौड़ाई मान लेता हूँ मैं, है ना। चौड़ाई मान लेता हूँ मैं x मीटर, है ना, क्योंकि लंबाई की तो बात कर रही कि चौड़ाई की बात नहीं कर रही की, है ना। तो लंबाई मैं क्या करता हूँ, चौड़ाई मान लेता हूँ x चौड़ाई मानी तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की 2 गुनी और उसमें भी एक अधिक, तो मतलब 2x+1 हो जाएगी। यही होगी, देखो यही होगी। देखो हल करते हैं। ठीक है, माना कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई, है ना, वो मैंने मान ली, वो है x मीटर है। ठीक है, ये हो गई भूखंड की लंबाई, होगी आयताकार भूखंड की। अब क्या चाहिए मेरे को, इसकी चौड़ाई भी चाहिए। आयताकार भूखंड की चौड़ाई माननी है अपन को। मैं क्या मानूंगा, इसमें चौड़ाई मानूंगा, क्योंकि लंबाई के बारे में तो इसने बता रखा है, तो चौड़ाई मान ली मैंने x मीटर। अब इसकी क्या मानूंगा मैं, अब लंबाई निकालूंगा, क्या होगी, देखो क्षेत्र की लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुना है, तो चौड़ाई क्या है अपनी x, तो इसकी 2 गुना से एक अधिक है, कितनी अधिक है, एक अधिक है, तो ये क्या होगी, ये भी मीटर में होगी। ठीक है, अब देखो यह है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, ये तो मैं ज्ञात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इसके अंदर क्या चीज़ दे रखी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब आयताकार भूखंड है, कैसा आयताकार है, आयत का आकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। अतः आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये क्षेत्रफल है, ये चौड़ाई गुना लंबाई, चौड़ाई क्या है x, ठीक है, और लंबाई क्या है गुना में 2x+1 है, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 528 दे रखा है। तो क्या होगा इसका मतलब, प्रश्नानुसार, मैं प्रश्न के अनुसार लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, ये प्रश्नानुसार कि x गुना 2x+1 बराबर कितना होगा, 528 होगा, क्योंकि भूखंड का क्षेत्रफल क्या है, 528 है, और ये अपने पास ये कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई से ये x मल्टीप्लाई 2x+1 आया है, तो ये क्या हो गया, मैं x को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x²
प्लस एक्स बराबर 528, यही होगा। ठीक है, अब आगे आगे हो जाएगा 2x² प्लस एक्स। अब इसको मैं इस तरफ लेके आ जाऊँ तो 528 माइनस में हो जाएगा और 0। ठीक है, ये हो गया। और यही क्या है अपने पास, अतः यही क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः यही क्या है, द्विघात, क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या द्विघात समीकरण है, ये है 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 बराबर 0, यही है। और ये चीज़ पूछी थी क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कि बोला गया कि था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, और द्विघात समीकरण के रूप में ये अपने पास इक्वेशन आ गई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, जहाँ x क्या है, भूखंड की चौड़ाई है, जहाँ जहाँ x क्या है, x भूखंड की चौड़ाई है, यही है। ठीक है, ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि दूसरा क्वेश्चन है कि अपने पास दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, क्या, गुणनफल, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है ना, 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, हमें क्या करना है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है मेरे को, इसका द्विघात समीकरण बनाना है। मेरे को क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं। क्या है अपने पास, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक किसमें आते हैं, ये इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं ये धनात्मक पूर्णांक, जिसके अंदर ऋणात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है और 0 भी शामिल होती है। अब धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है, वो भी क्रमागत एक के बाद एक। तो मैं पहले को मान लेता हूँ धनात्मक क्रमांक, है ना, धनात्मक पूर्णांक पहला तो x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, उससे एक बढ़कर, मतलब x + 1 हो जाएगा, यही होंगे। ठीक है, अब देखो मैं क्या किया, माना कि x और x + 1 दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ओके, ये हो गई। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है, यही है। तो क्या हो गया, पूर्णांकों का गुणनफल, क्या है, पूर्णांकों का गुणनफल, ये क्या होगा, तो दोनों धनात्मक पूर्णांक क्या है अपने पास, x है और x + 1 है, तो इनका गुणनफल x × x + 1, यही होगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया x² + 1, यही हुआ। अब इनका गुणनफल क्या दे रखा है, 306 दे रखा है, 306 दे रखा है ना। प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार क्या है, इन दोनों का गुणनफल क्या दे रखा है, इन दोनों का गुणनफल दे रखा है 306। अब क्या करता हूँ, इन सबको मैं एक तरफ लेके आ गया, तो एक तरफ लेके आ गया तो ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। और ये अपने क्वेश्चन में ये बोला गया था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, अतः दी गई समस्या द्विघात समीकरण के रूप में है। क्या है, x² + x माइनस का 306 बराबर 0, है ना, यही है। और जहाँ x क्या है, x धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये लो x क्या है यहाँ पर, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन की माँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन की माँ। रोहन की माँ, रोहन की माँ। क्वेश्चन नंबर 3 है रोहन की माँ उससे, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष, कितने वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ है ना, रोहन से कितनी बड़ी है, ये 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उसकी आयु, उनकी आयु, उसकी नहीं उनकी आयु, उनकी आयु वर्षों में, किसमें, वर्षों में, वर्षों में, वर्षों का गुणनफल, वर्षों का गुणनफल, वर्षों का गुणनफल अब से, वर्षों का गुणनफल अब से, कब से, अब से 3 वर्ष, कितना, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात मतलब आने वाले 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। क्या है, उनकी आयु मतलब रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु, इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब भी देखते हैं। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, हमें रोहन की, हमें रोहन की, रोहन की वर्तमान, हमें रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। क्या करनी है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको द्विघात समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना है, समीकरण के रूप में निरूपित करना है। ठीक है, अब देखो इसका हल करते हैं, हल करते हैं। देखो हल करूँगा तो इसके अंदर एक तो रोहन की बात कर रहा है और एक किसकी बात कर रहा है, उसकी माँ की बात। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं रोहन की है ना वर्तमान आयु मान लेता हूँ कि x वर्ष है। माना, माना रोहन की, माना रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु कितनी मैंने मानी, ये मैंने x वर्ष मान ली। ठीक है, मैंने कितनी वर्ष मान ली, ये मैंने x वर्ष मान ली। ठीक है, अब रोहन की माँ की आयु भी याद कर लेता हूँ। क्या होगी ये, रोहन की, रोहन की माँ की, माँ की आयु, माँ की आयु क्या होगी, क्या दे रही है क्वेश्चन में, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष अधिक है या बड़ी है। तो उसकी आयु तो कितनी है रोहन की, तो x है, और उसकी माँ की आयु क्या है, रोहन से 26 वर्ष अधिक है। तो रोहन की आयु प्लस उसकी माँ की आयु तो कितनी होगी, x प्लस 26 वर्ष। ठीक है, ओके, ये बात होगी। अब क्या है, इनकी आयु वर्षों में, वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, जब 3 वर्ष बाद की बात कर लेता हूँ मैं, 3 वर्ष बाद में क्या होगा कि 3 वर्ष बाद में रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष हो जाएगी, यही होगी। और उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की, रोहन की माँ की, रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, जो आयु क्या थी x प्लस 26 थी और इसमें 3 और जोड़ रहे हैं तो ये वर्ष कितनी हो गई, ये 26 प्लस 3 कितनी हो गई, 29, 29 हो गई ना, है ना। तो ये कितनी होगी अपने पास, ये हो गई x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, ये हो गई। अब देखो 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल कितना दे रहेगा, 306 दे रहेगा। मतलब कि रोहन की माँ की आयु का और रोहन की आयु का गुणनफल कितना है, 306, 360 है, सॉरी, है ना, 360 है। अब देखो
इनका गुणनफल, इनका गुणनफल ही दे रहेगा किस में 360 दे रहेगा। तो रोहन की आयु कितना है x प्लस 3 है और उसकी माँ की आयु x प्लस 29 बराबर कितनी होगी 360 ही होगी। अब देखो ये दोनों गुणा में तो गुणा कर लूँ, गुणा करूँगा तो क्या होगा ये हो जाएगा x प्लस 3 को गुणा करता हूँ इससे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x। अब 3 को गुणा करता हूँ तो 3x प्लस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 29 तिया 87 है ना और 360 सही है। अब देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 कितना हुआ ये हो गया 32x प्लस 87 बराबर 360 ही हुआ। अब क्या करता हूँ इन सबको मैं एक तरफ लेके आ जाता हूँ तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 87 और माइनस का 360 बराबर 0 ये होगा। तो यहाँ से क्या होगा एक्स स्क्वायर 32x और 360 में से 87 गए तो कितने बच गए ये बच गया अपने पास 273 बचेगा माइनस का 0 तो है ना। 10 में से 7 गए तो 3 बच गए, 5 में से और 35 में से 7 गए तो 27 बच गए है ना ये बचेगा ठीक है 273। और ये क्या है अपने पास दी गई समस्या का क्या है द्विघात समीकरण है। अतः दिए गए समस्या का द्विघात समीकरण है। और क्या है ये एक्स स्क्वायर क्या है ये अपने पास यह है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0 है। और ये क्या है अपने इसका आंसर है। द्विघात समीकरण पता करना था और वो मिल गया ठीक है। और ये x में क्या है रोहन की आयु है, x का मतलब क्या है यहाँ पर रोहन की आयु है ना ठीक है। ये क्वेश्चन होता है अपना। अब देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना 4th क्वेश्चन ठीक है। अब देखो 4th क्वेश्चन क्या है अपने पास 4th क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना ध्यान रखना। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल है ना समान चाल से तय करती है। क्या करती है समान चाल से तय करती है ठीक है तय करती है। यदि इसकी चाल कितनी हो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम होती हो क्या हो इसकी चाल मतलब इस रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही हो है ना इसकी चाल कम हो रही है ना कम हो रही हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे लगते हैं। कितने 3 घंटे अधिक लेती है क्या 3 घंटे अधिक ले रही हो क्या कर रही है 3 घंटे अधिक ले रही है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। रेलगाड़ी की चाल मतलब स्पीड ज्ञात करनी है ठीक है। क्या करनी है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब देखो समझना एक चीज़ ठीक है। अब देखो मैं हल करता हूँ इस क्वेश्चन का हल करता हूँ। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है तो क्या होता है उसमें कुछ खराबी आ जाती है कुछ भी हो जाता है उसकी स्पीड है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा की से कम हो जाती है। प्रत्येक घंटा 8 किलोमीटर कम होती जाती है तो वह उसी दूरी को 3 घंटे अधिक टाइम लेती है। उस दूरी को पूरा करने में उसको 3 घंटे अधिक टाइम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है ना क्या करना है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है।
अब देखो मैं मान लेता हूँ कि माना कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, मैंने मान लिया वो u है ना। क्या मान लिया मैंने? u है। माना रेलगाड़ी माना रेलगाड़ी की चाल u प्रति किलोमीटर आवर प्रति किलोमीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर वो 1 घंटे में u किलोमीटर जाती है, ये उसकी चाल है। तब क्या होगा अपने पास कि वो 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, वही है ना। तो 480 किलोमीटर है ना दूरी तय करने में लगा समय। क्या लगा समय? अब मैं एक बात बताऊँ मेरे को, समय टाइम, एक तो समय दूरी और चाल में फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखो, क्या होता है, वो होता है समय बराबर होता है, क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये होता है दूरी बटा चाल ही होता है ना। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमें क्या निकालना, समय, दूरी कितनी है अपने पास, दूरी है 480 किलोमीटर, और चाल कितनी है अपने पास, चाल किस स्पीड से चल रही है, यू की स्पीड से। ठीक है, ये हो गया अपने पास। ओके, अब चीज़ देखो आगे समझना, क्या आगे है कि यदि उसकी चाल है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती जा रही है, क्या हो रही है, उस गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, तो उसमें कितना समय लगेगा वो निकालना है। समय की बात है तो उसमें कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, वो 6 घंटे अधिक लग रहे हैं। देखो समझते हैं, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो रही है, प्रति घंटा कम कर दी जाती है ना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाती है, तब उसी दूरी को तय करने में लगा समय। तय करने में कितना समय लगेगा, फिर लग जाएगा अपन को, क्या वो कितनी दूरी होगी, वो भी 480 किलोमीटर होगी, और किस साल से चल रही है, वो पहले तो यूज से चल रही थी, और अब कितनी कम हो रही है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम हो रही है। तो ये क्या चल रही है, घंटे के हिसाब से चल रही है ना, और इसमें भी किससे चल रही है, इसमें भी घंटे के हिसाब से चल रही है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा कि उसको 3 घंटे अधिक लगते हैं, मतलब कि इसके अंदर कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 3 घंटे। ये वाली बड़ी है, ये वाली क्या है, छोटी। इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो 3 घंटे बचने चाहिए, यही ना। तो मैं इसमें से ये चीज़ घटाऊँ तो 3 घंटे बचने चाहिए। ये बड़ी चीज़ है, ये छोटी चीज़ है, तो छोटी चीज़, बड़ी में से छोटी घटना चाहिए, तो कितनी है, 3 घंटे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगले पेज में देखते हैं। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगता है ना, ये होगा, यही इसका मतलब। देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल याद कीजिए। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, तो उसको 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, अब 3 घंटे अधिक लग रहे हैं तो 3 घंटे अधिक भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगते हैं, 3 घंटे अधिक लगते हैं। अब 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि 480 बटा u माइनस 8 माइनस का 480 बटा u बराबर 3 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम टाइम लगेगा, तो अधिक टाइम इसका निकल रहा है 3 घंटे, ये बात हुई। तो अब क्या करूँगा, देखो अब समझना एक चीज़, क्या यहाँ पर ये चीज़ भी 3 से कटी है, ये भी 3 से कटी है, ये भी 3 से कटी है, तो मैं 3 से कट कर दूँ ऊपर वाली, है ना। तो अंश वाली मैं 3 से कट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, तो इसको 3 से कट कर रहा हूँ तो 1, 18 में कितने बार 6 बार 0,
अपॉन u माइनस 8। ये u है यहाँ पर, है ना, ये वाला u है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 160 बटा u बराबर कितना हो गया, 1। ये हुआ। अब क्या करता हूँ मैं, अब मैं कर लेता हूँ एलसीएम ले लेता हूँ। u माइनस 8 और u माइनस 8 और u का एलसीएम ले लेता हूँ। u माइनस 8 एलसीएम ले लिया। तो इधर क्या है, 160 गुना क्या आ जाएगा u, इधर क्या आ जाएगा 160 गुना क्या आ जाएगा u माइनस 8। तो इधर क्या आ जाएगा, ये 1 है। अब इसके अपॉन में भी 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ मैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 160 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा, u से है ना, तो कितना आ जाएगा 160 u। अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 160 को, तो 160 u माइनस का 160 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 1280 और प्लस का आएगा बराबर में। इसको मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो u का स्क्वायर, ठीक है, और मैं इसको माइनस 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का u 8u, ये होगा, ठीक है, ये चीज़। अब देखो यहाँ से 160u और 160u कैंसिल, और मैं क्या करता हूँ, इसको उस तरफ लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, u का स्क्वायर माइनस 8u और माइनस का 1280 बराबर 0, यही होगा। और ये क्या बन गया अपने पास, जो क्वेश्चन में समस्या दे रखी थी उसका द्विघात समीकरण। अतः दिए गए समस्या का द्विघात समीकरण क्या है अपने पास, u का स्क्वायर माइनस 8u माइनस का 1280 बराबर 0 है। और u क्या है यहाँ पर, जहाँ u रेलगाड़ी की चाल है, क्या है u, यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल है। और ये अपना क्वेश्चन होता है, ठीक है। और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अगले क्लास से आगे के उदाहरण करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए। उम्मीद करता हूं कि आज की पूरी क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर अभी भी कोई प्रश्न या डाउट है तो उसे कमेंट में लिखें। मैं जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी ही आसान और शानदार मैथ्स क्लासेस के लिए हमारे चैनल मैथ्स बाय एनके सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी मैथ्स को आसान तरीके से सीख सकें और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं हूं नॉर्तन। मिलते हैं अगली शानदार मैथ्स क्लास में एक नए चैप्टर और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।